नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर। मैं हूं अजय शर्मा। आज स्वदेश आवर पे हम एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्पेस डिस्कस कर रहे हैं, वो है एनबीएफसीज और ख़ास तौर पे हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज। जो आपने बड़ा ट्रांजैक्शन देखा, अबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड ने आईएफएल फाइनेंस, जो एक एनबीएफसी है, उनकी सब्सिडरी आईएफएल होम फाइनेंस में करीब 20% स्टेक लेने का अनाउंसमेंट हमने देखा। उसकी वजह से आईएफएल फाइनेंस में 10% का अपमूव आया। यही नहीं, जस्ट कुछ दिन पहले हमने एचडीएफसी लिमिटेड के जो चेयरमैन है मिस्टर दीपक पारिक, जो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है, उनकी कमेंट्री भी सुनी। हालांकि वो एक मर्जर ट्राई कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में, लेकिन उन्होंने बहुत पॉजिटिव और अच्छी कमेंट्री दी थी कि क्यों हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया में स्कोप बहुत है और काफ़ी ग्रोथ आगे दिखती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्पेस को एनालाइज करें, इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें, दूसरी कंपनीज क्या भाव पे ट्रेड हो रही हैं, क्या वैल्यूएशंस हैं, क्यों आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कंसिडर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर भी यहाँ पे स्टेक ले रहे हैं। हमारे पास दो स्पेशल मेहमान आज जुड़ रहे हैं शो पे। एक तो मिस्टर वेंकट, जो कि आईएफएल फाइनेंस के सीनियर मैनेजमेंट हैं और वो ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे हमसे। और हमारे साथ जिगर मिस्त्री, जो पार्टनर हैं बॉइंट कैपिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस स्पेस को एनालाइज करने के लिए और आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए, और क्या ट्रिगर्स हैं, कौन से स्टॉक्स आपको कंसिडर करने चाहिए शामिल करना अपने पोर्टफोलियो में। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। वेंकट, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा इस ट्रांजैक्शन के बारे में। हम लोग काफी खुश हैं कि अबू धाबी अडिया, जो अबू धाबी की सॉवरेन फंड है, वो हमारे एचएफसी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो इससे मुझे लगता है कि हमारी जो एचएफसी है उसको एडिक्वेट कैपिटल मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। जैसा कि हम आपके शो में पहले भी कह चुके हैं कि एचएफसी एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है और इसमें रनवे फॉर ग्रोथ और डिमांड काफी हाई है। और अडिया जैसे बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर जो एकदम ग्लोबल इन्वेस्टर है और एक सोवरेन फंड है, तो इसके पास एक्सेस टू कैपिटल काफी है। और बिकॉज ये ग्लोबल इन्वेस्टर है तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, हमें गवर्नेंस, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, फंडिंग एरियाज में हेल्प कर सकते हैं। सो हम काफी खुश है एज द मैनेजर एंड एज अ मैनेजमेंट एंड promoters of IIFL Finance that आडिया जैसे इन्वेस्टर ने हमें हमारे एचएफसी में निवेश करने का डिसीजन लिया। बिल्कुल, क्यों ना हो, आपके शेयर होल्डर्स भी काफ़ी खुश हैं ट्रांजैक्शन देख के। तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें आप कि जो आपकी आईएफएल होम फाइनेंस है, इसका लोन बुक कितना है? 50,000 करोड़ आपका लोन बुक टोटल है, इसमें से होम फाइनेंस का लोन बुक कितना है, इसके मार्जिन्स कितने हैं, और इस ट्रांजैक्शन के द्वारा आपकी होम फाइनेंस सब्सिडी की क्या वैल्यूएशन लग रही है? हमारी जो होम फाइनेंस कंपनी है उसका जो लोन बुक है, लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 24,000 करोड़ है। आई थिंक 23,671 है, पर कुल मिला के आप 24,000 समझ लीजिए। और ये जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में फोकस करती है। हमारे पास कुल ऑलमोस्ट लगभग 200 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। हम लोग आज तक 1,68,000 कस्टमर्स को होम लोन लैब दे चुके हैं। एवरेज टिकट साइज लगभग 14-15 लाख है, सो एकदम रिटेल सेगमेंट पे है। और लास्ट ईयर की प्रॉफिट आई थिंक लगभग 580 करोड़ थी फुल टैक्स एज ऑन March 31st। ये अडिया 2,200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है हमारी एचएफसी में। सो पोस्ट मनी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ हो जाएगा। सो 22,200 विल रफली गिव देम 20% होल्डिंग इन द एचएफसी आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज डन। राइट। जाने से पहले ये समझा के जाएं कि मैनेजमेंट अभी इस कारोबार को फोकस कैसे कर रहा है ग्रो करने के लिए। करीब आधा प्रॉफिटेबल, आपकी पूरी कंपनी का आधा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से आता है। बाकी के बिजनेस का क्या प्लान है ग्रोथ को लेके? तो ग्रोथ के बारे में अगर नेक्स्ट 2-3 साल की ट्रैजेक्टरी बताएं और क्या स्टेप्स लेंगे उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए, होम फाइनेंस में भी और रिमेनिंग ऑफ द बुक के लिए भी। जैसे आपने करेक्टली कहा और आपने ठीक कहा है कि 50% ऑफ अपना जो एनबीएफसी है at a consolidated level book is HFC और होम लोन्स। सो हमारा होम लोन से फोकस बहुत है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो
पिछले 5-6 साल में जो गवर्नमेंट की जो फोकस रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, PMAY, सबसे एक ऐसा लगता है कि हाउसिंग इज अ फोकस एरिया। और इंडिया में जैसे हम लोग कहते आ रहे हैं कि डिमांड फॉर हाउसेस इज वेरी लार्ज, सो हमारे लिए फोकस एरिया है। एंड हमें लगता है कि लास्ट ईयर हमने हमारी लोन बुक 15% ग्रो की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे के दिन में भी ये ग्रोथ रेट हम लोग मेंटेन कर सकेंगे। सो हम लोग काफी उत्सुक हैं इस सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि डिमांड काफी हमें लगता है कि डिमांड काफी अच्छा है। और जो रहा बाकी बुक, उसमें दो बड़े कंपोनेंट है। एक नहीं, एनबीएफसी के बुक के बारे में आप जी, पूछे थे अपनी तो मैं बात बताना पूरी चाहता करिए। हूँ। हाँ, सो उसमें दो कंपोनेंट है, एक गोल्ड लोन है और दूसरी एक माइक्रो फाइनेंस है, और तीसरा एक छोटा सेगमेंट है जो हम एसएमई लोन कहते हैं। सो मुझे लगता है कि गोल्ड लोन में तो डिमांड ठीक ही है। माइक्रो फाइनेंस जैसे आपको भी मालूम है कि पिछले एक साल में एक डिफिकल्टी के दौर से गुजरा था। सो अभी मुझे लगता है कि ये सेगमेंट में भी वापस ग्रोथ कलेक्शन सब इंप्रूव हो रही है। और एसएमई सेगमेंट एक सेगमेंट है जहां मुझे लगता है कि इंडिया में काफी पोटेंशियल है। वो सेगमेंट हमारे लिए न्यू सेगमेंट है, उसमें हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आप ये बताते जाइए कि जो पैसा कंपनी में आ रहा है इस ट्रांजैक्शन से, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? सर, ये जो पैसा आ रहा है 2200 करोड़, उससे तो बेसिकली ये पैसा लोन ग्रुप हमारे जो ग्रोथ प्लान है उसमें यूज होगा। दूसरी बात इसमें है कि हम लोग ये जो एंटायर एचएफसी, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एचएफसी हैं। सो हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ब्रांच एक्सपेंशन, जो अभी हमारे पास 200 ब्रांच है, वो ग्रो करेंगे। और इफेक्टिवली ये पूरा जो पैसा आ रहा है कंपनी में, हमें इफेक्टिवली ड्राई पाउडर दे रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए। जिगर, आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़े इन्वेस्टर आदियां हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सॉवरेन वेल्थ फंड, वो जो स्टेक ले रहे हैं इसमें, आपके आईएफएल फाइनेंस की एक सब्सिडरी में, इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी के लिए भी और इस सेक्टर के लिए भी? नमस्कार अजय। काफी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। तो करीब टोटल 51,000 करोड़ की बुक के सामने 23,500 करोड़ की बुक है जो होम फाइनेंस के रिलेटेड है, जो आज की प्रेस रिलीज आई है। टोटल यील्ड ऑन एडवांसेस करीब 14.5% है, बट मेरे अनुमान से जो आडिया की डील में है उसका करीब 11.5% के आसपास यील्ड ऑन एडवांस होना चाहिए, क्योंकि होम लोन इज एट अ लोअर यील्ड। तो जो बच गया है स्टैंड अलोन एंटिटी में वो करीब 27,500 करोड़ है, विच इज यील्डिंग 17% के आसपास। अगर मैं नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो करीब 6,500 करोड़ कंपनी का नेटवर्थ है, जिसमें से मेरा अंदाजा है कि करीब 2,500 करोड़ आपका हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी में लगा होगा, और बाकी 4,000 करोड़ जो स्टैंड अलोन एंटिटी पे है वहां पे। तो अगर मैं आज अबू धाबी की जो डील हुई है 2,200 करोड़ फॉर 20%, उसका मैं अगर तो हिस्टोरिकल बेसिस पे करीब 4 टाइम बुक और 25 टाइम पीई का वैल्यूएशन बैठता है, विच मींस कि जो बिजनेस आपका स्टैंड अलोन एंटिटी में है, विच इज वैल्यूड ओनली एट 1.5 टाइम्स या 7.5 टाइम पीई। जो कंपनी करीब 2.5% आरओए कर रही है, 20% आरओई है, तो काफी क्लियरली आज ये हमें ये क्लियरली लग रहा है कि क्यों ये शेयर 10% चला आज। एक अलग नजरिया इसको देखने का ये भी है कि मैं टोटल कंपनी का वैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी तो करीब 40-45% के आसपास होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बैठता है, जो काफी एक्सेसिव है। तो क्लियरली जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है उसमें एक्सक्लूसिवली जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की जो स्पेस है और जो कंपनीज वहां पे स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है हमारे हिसाब से। राइट। जिगर, हमने कुछ दिन पहले एचडीएफसी लिमिटेड के भी सीनियर मैनेजमेंट दीपक पारेख जी से इसी तरह की कमेंट्री सुनी थी, हाई ग्रोथ कमेंट्री। क्या आपको इस स्पेस में रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नजर आता है? 3-4 साल का समय लेके इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, आपका क्या व्यू है इस पे? हाँ जी अजय, तो पूरी एनबीएफसी स्पेस को मैं निकालूं तो आप एक इसका तबक्का ये देखिए कि जब बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ काफी स्लो था, तो काफी बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट हाउसिंग में था, हायर टिकट हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं कहूंगा, पर हायर टिकट हाउसिंग जहाँ पे एचडीएफसी भी ऑपरेट करता है, तो वहां पे बैंकिंग का काफी इंटरेस्ट था, और इसलिए आपने देखा कि कुछ शेयर्स जैसे कैंफिन होम्स या एचडीएफसी, उस पर थोड़ा दबाव बने रहा था।
अभी बैंकिंग सेक्टर में वापस ग्रोथ आ रही है, मॉर्गेज से भी रिलेटेड है और बाकी एरियाज में भी आ रही है, तो एनबीएफसी के लिए रूम थोड़ा सा खुला हुआ है। दो क्षेत्र वैसे हैं जहां पे काफी हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें। एक तो है आपका माइक्रो फाइनेंस, और जो भी एनबीएफसी स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस को केटर करती है, वो हमें लग रहा है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रनवे है। और दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकता है, बिकॉज 2 साल में इलेक्शन है और डिलीवरी इज वन थिंग दैट द गवर्नमेंट आल्सो सीम्स टू बी फोकसिंग ऑन। तो ये पीएम आवास योजना के तहत जो भी हाउसेस बनाए जाएंगे और उसमें जो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन दिए जा सकते हैं, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है अगले 2 साल में। तो ये दो स्पेसेस क्लियरली वो स्पेस है जहां पे इन्वेस्टर्स फोकस कर सकते हैं। आईएफएल फाइनेंस के ट्रांजैक्शन जो वैल्यूएशन पे हुए, हमने कंपैरेटिव वैल्यूएशन देखा, दूसरी कंपनीज अफोर्डेबल हाउसिंग में जो काम कर रही हैं वो कैसे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। कुछ कंपनीज जो आपको पसंद है, स्टॉक पिक के लिए नहीं, लेकिन कंपनी जो अच्छा काम कर रही हैं, या अपने थीम, ये अपने पोर्टफोलियो का भी पार्ट आपने थीम बना रखा है, तो उन कंपनियों के बारे में हमसे शेयर करिए। हाँ जय, तो आपकी बात सही है, पर मुझे ज्यादा ग्रोथ रनवे यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में दिख रहा है। और दो कंपनीज है जो काफी इंटरेस्ट के लिए है हमारे। एक तो है बंधन बैंक। हालांकि जो आरबीआई के नए रेगुलेशंस आए हैं वो एनबीएफसी एमएफआई को ज्यादा फायदा करा रहे हैं, तो उसमें अगर आपके हिसाब से काफी 2-3 कंपनीज है जो इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, सैटिन क्रेडिट केयर है जो हमारे पोर्टफोलियो में है। ये क्षेत्र में ध्यान रखना, आप रख के काम कर सकते हैं। राइट जिगर, कुछ आपको रिस्क्स नजर आते हैं क्या इस स्पेस में, जो इन्वेस्टरों को भी ध्यान में रखने चाहिए? क्योंकि इकोनॉमी के स्लो डाउन के जैसे जो माहौल बन रहा है, क्या उसमें एसेट क्वालिटी वर्सन हो सकती है? क्या एनपीए, कुछ इस तरह की कंपनियों को ध्यान में रखने चाहिए और वो भी एक रिस्क है? हाँ जी अजय, बिल्कुल। तो ये सब जो भी हाई यील्डिंग स्पेस है, तो अगर आप आईआईएफएल फाइनेंस का ही बुक का आंकलन करें तो उसकी एवरेज यील्ड करीब 14.5% है, बट उसके माइक्रो फाइनेंस लोन करीब 22% के आसपास यील्ड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लीवरेज है वो हाल में ऐसा लग रहा है कि काफी क्लीन है, जिसके चलते आपको ये क्लियरली मिल सकता है कि जो नेक्स्ट 3-4 साल का ग्रोथ रनवे आए। ये बात जरूर है कि नेक्स्ट 2-3 महीने जब तक ऑयल प्राइसेस ज्यादा हैं इंडिया में, तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी एंड बैंक्स, सेंट्रल बैंकर्स विल इंक्रीज रेट्स, बैंक्स विल आल्सो पास इट ऑन, तो थोड़ी क्रेडिट स्लो डाउन हो सकती है। बट सितंबर अक्टूबर के बाद जब आपका इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि सेंट्रल बैंक्स भी थोड़ा रिलेंट करेंगे, और शायद तब तक अगर ये रूस और यूक्रेन की वॉर में कुछ अगर रेजोल्यूशन होता है तो उसका भी फायदा देखने मिलेगा। तो आई थिंक तब आपका पिक्चर फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीकनेस है फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, ये आपको यूज करनी चाहिए टू गेट पोजीशन इन अ रीजनेबली गुड क्वालिटी एनबीएफसी। राइट, ऑल राइट जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, एक इंटरेस्टिंग डील और स्पेस को एनालाइज करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स जो इन्वेस्टर्स भी हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्वदेश में इस